ठीक है। वेदर हाई कोर्ट जज इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ कहा गया था कि के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स आर पब्लिक सर्वेंट। तो जी हाँ, जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस होते हैं, नॉर्मल जजेस भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली इन लोगों के बारे में कहा था। अब किस केस में, ये तो सब हमने क्वेश्चन बना के लिख लिए। तो इन इन केसेस में, मतलब केस का नाम नहीं पढ़ूंगी मैं, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए मैंने बनाया है कि अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। जो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं, जी हाँ, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। सारे रेलवेज के सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इस केस का आपको नाम याद रखना है। कोई समझदार आदमी आराम से दे सकता है आपको ये क्वेश्चन कि क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं पब्लिक सर्वेंट। तो स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस डीपी डोगरा, एआईआर 1986 में जो भी फैक्ट्स रहे होंगे उस केस के, उसके अकॉर्डिंग का कहा कि एम्प्लॉयज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज। अब एक चीज याद रखो कि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, एक बार बता दो, याद रहेगा, क्या भूलने वाली चीज नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वो क्या आते हैं, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर, सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत, टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, पे मिलता है ना उनको, तो ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते। लीडर ऑफ अपोजिशन, अ गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट बट इट्स एम्प्लॉयज आर पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ आईएएस, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ काम डिस्पोजल के लिए क्या कर दिया गया, सर्विस प्लेस कर दी गई है, तो इन इस केस में कहा था कि नहीं, ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आए। अब आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब हम थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो थेफ्ट किसकी की जा सकती है हर्षित, क्या थेफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की जा सकती है? नो। अच्छा, और मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी से उस चीज को उखाड़ लिया गया है, तो क्या प्रॉपर्टी, इसको क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है? ये हम थेफ्ट की डेफिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल बताओ कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई चीज अटैच है, ठीक है, अब उसको रिमूव कर दिया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई चीज अटैच्ड है, तो हम पढ़ते हैं ना, अटैच्ड टू विच इज एम्बेडेड टू द यस, अर्थ। वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया। ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल हम मानते हैं डोर हो गई, विंडोज हो गई, क्योंकि हम्म, एम्बेडेड क्या है, एम्बेडेड बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में क्या अटैच किए गए हैं, वो चीजें अटैच की गई है, डोर अटैच किया गया है और विंडोज अटैच की गई है, तो जब वो अटैच्ड है तब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब उनको रिमूव कर लिया गया जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये अभी इस डेफिनेशन में इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन जब हम थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें लिखी रहती है कि कब एक मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इन्होंने तो सिंपल सी बात कही है कि द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू इंक्लूड। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई, कई बार बोला है, एक होता है डेफिनेशन क्लॉज, जो क्या करता है, किसी चीज को डिफाइन करता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इंक्लूड, तो क्या ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है क्या? समझ में आ जाना चाहिए। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ जस्ट बताया है, यहाँ जस्ट बताया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीजें भी इंक्लूड रहती है। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब जिसको सेंस, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टनड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, ये चीजें इंक्लूड नहीं है। सारी तरीके की कॉर्पोरल प्रॉपर्टी जिनको मूव किया जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सेप्ट द लैंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। लैंड मतलब खाली जमीन, बिल्डिंग मतलब, और थिंग्स अटैच टू अर्थ में आ गई बिल्डिंग, और परमानेंटली फास्टन में आ गए डोर और विंडोज, जो किससे अटैच्ड है, फास्टन है, बिल्डिंग से फास्टन है। जनरल क्लॉज एक्ट में क्या करा, डिफाइन किया गया मूवेबल प्रॉपर्टी को कि मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन, स्पेस वगैरह, शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा सारी प्रॉपर्टीज किस में आती है, मूवेबल प्रॉपर्टीज में आती है। छोटी छोटी चीजें कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रिसिटी को मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं रखा गया। इस केस ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिश
फिश एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ह्यूमन बॉडी, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरी हुई हो, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरी हुई हो, क्या है? ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मम्मी होते हैं ना, मिस्र वगैरह में, मम्मी की स्पेलिंग देख लेना, सही है गलत है मुझे नहीं पता। जो मिस्र वगैरह में मम्मीज रखते हैं ना, उनको किसी केमिकल वगैरह रखकर उनको सेव करके रखते हैं, तो मम्मी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। याद रहेगी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, देखो सेक्शन 20, ऐसे नहीं पूछी जाएगी, 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको इंडियन पीनल कोड भी लिखना है, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट भी लिखना है। ठीक है, कि क्या बोला और क्या क्या केस लॉज है वो भी आपको लिख के आने हैं। कि हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरी हुई हो, क्या नहीं है? वो क्या नहीं है? मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो ममीज होते हैं, क्योंकि जो मम्मी है उनको तो चोरी करके भी लेकर जा सकता है ना, तो वो क्या है? वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में आती है। ये नहीं, ये आती है एग्जाम में, याद भी रहना है आपको, टिप्स पे भी पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 23, रॉन्गफुल गेन। कैसे याद करना है मैम? सब चीजें मिक्स्ड है, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? हम अच्छे से ही याद करेंगे। देखो, मैं किसी चीज के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं हूं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हर्षित, इसको मैंने क्या करा? इसको मैंने एक प्रॉपर्टी, मतलब इसको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, या इसको प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी। तो हर्षित का 6 मंथ्स का रेंट, 6 मंथ्स का रेंट तो मुझे मिलना था। फिर मैंने 6 महीने बाद प्रॉपर्टी अंजलि को ट्रांसफर कर दी। बाकी का 6 मंथ्स का रेंट किसको मिलने के लिए? कौन एंटाइटल है? अंजलि एंटाइटल है। इन फ्यूचर मैं अंजलि से चीजें छुपा लेती हूँ और हर्षित से ये 6 महीने का रेंट ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक वर्ड तो आपको याद रखना है, हु इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। मैं क्या कर रही हूँ? गेन कर रही हूँ, मैं कोई चीज गेन कर रही हूँ जिसके लिए मैं लीगली एंटाइटल्ड नहीं हूँ। बस डेफिनेशन याद होगी। गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक वर्ड ये भी याद रखो कि गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग, जो पर्सन गेन कर रहा है, इज नॉट लीगली एंटाइटल। ठीक है, याद रखो ये शब्द अनलॉफुल वर्ड आपको लिख कर आना एग्जाम में। ये छोटे छोटे शब्द, प्रैक्टिकल क्या होता है, इलस्ट्रेशन क्या होता है, इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैम इसका इलस्ट्रेशन दो, इसका इलस्ट्रेशन दो। लेकिन ये जो शब्द हैं, आपको एग्जाम में यही मार्क्स दिलाएंगे कि गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, तभी मैंने इनको 3 भागों में बांटा है। अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल, तो ये है रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन। फिर जो अंजलि है, अंजलि है, उसको क्या हो रहा है? उसको हो रहा है रॉन्गफुल लॉस। क्या हो रहा है? रॉन्गफुल लॉस किसके लिए? टू विच शी इज एंटाइटल्ड। तो ये एक लाइन आपको ये याद रखनी है कि जिस चीज के लिए वो एंटाइटल्ड है, वो चीज उसको नहीं मिल पा रही है। देखो, अब पर्सन को अब wrongful loss is the loss by unlawful means of property, कि एक इंसान को लॉस हो रहा है कि कोई अदर इंसान अनलॉफुल मीन्स यूज कर रहा है प्रॉपर्टी का, टू विच द पर्सन लूजिंग इट, जो पर्सन लूज कर रहा है, अंजलि लूज कर रही थी ना 6 महीने का रेंट, तो दो टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल, यहाँ पे वर्ड है लीगली एंटाइटल, तो याद रखो। देखो, wrongful loss means wrongful gain means gain by unlawful means of the property। ठीक है, who is gaining not legally entitled, और नीचे लिखा है who is losing is legally entitled। एक बार हैंड्स रेज करो। सेंटेंस फ्रेमिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। यदि आप उस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके याद करोगे, हु इज लीगली एंटाइटल, हु इज नॉट लीगली एंटाइटल, ऐसे थोड़े शब्द आपको याद रहे। देखो, खुद अभी एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि पारो लीगली एंटाइटल नहीं है तो गेन कर रही है, तो आप लिखोगे कि द पर्सन इज गेनिंग। ठीक है, द पर्सन इज गेनिंग फॉर विच ही इज नॉट एंटाइटल, और नीचे द पर्सन इज लूजिंग फॉर विच ही इज या शी इज एंटाइटल्ड। तो ये डेफिनेशन है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन की। अब देखो, ये तो है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं? ये कुछ हम इसको बोल सकते हैं नाउन। ये तो हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं।
ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये ऊपर जो डेफिनेशन दे रखी है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन की, ये है नाउन, और नीचे है गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, शायद यही है। गेनिंग wrongfully और लूजिंग wrongfully, तो यहाँ तो सिर्फ डिफाइन किया जा रहा है, और ये है वर्ब। आपको समझ में आता होगा वर्ब जिसमें आईएनजी लगा रहता है ऊपर, क्योंकि हर इंसान, मैं बताती हूँ क्या होता है जब डेफिनेशन लिखने जाते हैं ना, हमको लगता है दोनों चीजें सिमिलर है, हमको लगता है दोनों चीजें सिमिलर है, लेकिन ये चीज तो क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। तो ये है एक संज्ञा और ये है क्रिया, ठीक है। ये है नाउन और ये है वर्ब। गेनिंग wrongfully किसे कहा जाएगा? गेनिंग wrongfully, आपने यहाँ जो वर्ड लिखा, यहाँ लिखा पर्सन गेनिंग, तो गेनिंग wrongfully किसे कहा जाएगा? तो मान लो दो चीजें होती है, ये शब्द यहाँ पे जो मैंने बोल्ड करे हैं वो भी आपको याद रखना है। मैं किसी चीज को ले रही हूँ, मैं किसी चीज को ले रही हूँ, तो लेने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब लेने के बाद मैं क्या करूंगी, उसको रिटेन करूंगी। तो दो शब्द है कि गेनिंग wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully। क्या करता है, रिटेन करता है, रिटेन करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एज वेल एज when such person acquires wrongfully। याद रहेगा, ए आर, ठीक है, ए आर। पहले वो पर्सन क्या कर रहा है उस चीज को, मतलब थोड़ा मैंने जैसे याद करा था, जो ऊपर वाला शब्द है एक्वायर शब्द नीचे है और रिटेन वाला ऊपर है। आपके पास में कोई प्रॉपर्टी आएगी, आपके पास में कोई प्रॉपर्टी आएगी, तो आएगी मतलब एक्वायर करोगे और उसके बाद में आप क्या करोगे, रिटेन करोगे। तो इसका मतलब है कि कोई पर्सन ने प्रॉपर्टी रॉन्गफुली एक्वायर करी है, रॉन्गफुली एक्वायर करी है। और उस, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हर्षित से 6 महीने के, 6 महीने का जो रेंट है पहले मैंने क्या करा, एक्वायर करा है, एक्वायर, ये नीचे वाली लाइन में, फिर मैंने उसको क्या करा, रिटेन करा है। तो इसका मतलब है कि मैं गेन कर रही हूँ, मतलब वर्ब गेनिंग wrongfully। पहले पूछती हूँ, पूछूंगी बाद में, चलो। Person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। ठीक है। अब एक और शब्द, अब यहाँ पे बात हो रही अंजलि। अंजलि से पहले मैं, जैसे मैंने पारुल ने पहले क्या करा था, पारुल ने एक्वायर करा था, पारुल ने एक्वायर करा था। तो अंजलि से वो राइट क्या हो गया था, यहाँ पे तो पारुल ने वो रॉन्गफुली राइट को एक्वायर करा, एक्वायर का जस्ट उल्टा विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट, इससे इसको क्या करा, डेप्राइव करा। डेप्राइव का मतलब आपके समझते हो, डेप्राइव मतलब किसी इंसान को किसी चीज से मतलब क्या नहीं देना, जबकि उसका अधिकार है। वंचित हो गया। क्या बोल रहे हो? वंचित हिंदी हाँ में। मतलब वंचित कर देना, समझ लो, वंचित कर देना। और सेकंड वर्ड है कैप्ट आउट। यहाँ पे वर्ड था रिटेन्स, तो रिटेन का विलोम शब्द कैप्ट आउट। कैप्ट आउट का मतलब डिप्राइव तो मैंने कर लिया और हमेशा के लिए, मतलब उसको कैप्ट आउट थोड़ा फ्यूचर वाला शब्द है। कैप्ट आउट मतलब पहले मैंने डिप्राइव करा और उसके बाद में मैं उसको दे ही नहीं रही हूँ, दे ही नहीं रही, दे नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे तो वर्ड है रिटेन और यहाँ पे वर्ड है कैप्ट आउट। चारों शब्द याद रहेंगे। हमने कौन कौन से चारों शब्द याद रखे, 5 शब्द याद रखे इसके अंदर। अनलॉफुली, अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और नीचे हमने गेनिंग wrongfully में एक शब्द याद रखा, एक्वायर्स। और फिर क्या करा मैंने, रिटेन। और जो लड़की, जो इंसान लूज कर रहा है उसके लिए शब्द याद, मैंने क्या 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 शब्द रखा, डिप्राइव्ड। और डिप्राइव्ड करने के बाद मैं कंटिन्यूसली कैप्ट आउट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैप्ट आउट कर रही हूँ। पढ़ते हैं, a person is said to lose wrongfully। एक पर्सन wrongfully lose कब कहा जाएगा, when such person wrongfully kept out of any property, kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property। तो आप थोड़ा सा याद रख लेना कि जो शब्द पहले आने चाहिए वो नीचे शब्द है, ठीक है, एक्वायर्ड है और डिप्राइव्ड है। याद रहेगी डेफिनेशन, एक बार हैंड रेज करो, अब को जब ये मैं पीडीएफ दे दूंगी तो ऑफकोर्स याद रहेगी। ठीक है, चारों पांचों शब्द। देखो आईपीसी में यदि आपको मेंस लिखना है, आईपीसी में मेंस लिखना है, क्या आती है, डेफिनेशंस आती है, मर्डर की डेफिनेशन, थेफ्ट की डेफिनेशन, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन। तो आपको क्या होता है, हमें आती है, हमें थेफ्ट की डेफिनेशन आती है, लेकिन थेफ्ट की डेफिनेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया, तो 5 भागों की डेफिनेशन क्या है, वो शब्द आपको पता होने चाहिए। तो आपको पता है रॉन्गफुल गेन मतलब हम, मैं गलत तरीके से कमा रही हूँ, गलत तरीके से कोई इंसान लूज कर रहा है, लेकिन आपको शब्द फ्रेमिंग मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग आनी चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये डेफिनेशन अच्छी है, याद रखनी है आपको।
अब वर्ड है डिसऑनेस्टली। तो एक शब्द मैं आपको याद करवा देती हूँ। डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली दोनों शब्द आइडेंटिकल लगते हैं। डिसऑनेस्टली, लेकिन एक शब्द है कि डिसऑनेस्टली में धोखेबाजी की जरूरत नहीं है। डिसऑनेस्ट वाले में धोखा करने की जरूरत नहीं है, बस आपका इंटेंशन, मतलब इंटेंशन गलत होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप धोखेबाजी करने के मकसद से क्या कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ में कुछ काम करो। तो डिसऑनेस्ट का एक शब्द याद रखो। डिसऑनेस्ट में डिसीट, जो डिसीटनेस है, मतलब डिसीटनेस का मतलब होता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जरूरी नहीं है किसमें, डिसऑनेस्ट में। डिसऑनेस्ट में मान लो सामने चीजें दिख रही है तो भी क्या हो सकती है, डिसऑनेस्टी हो सकती है। और फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड्यूलेंटली में मतलब फ्रॉड्यूलेंट शब्द से ही पता चल रहा है फ्रॉड्यूलेंट। यहाँ पे आपको डिसीट की जरूरत है। यहाँ पे आपने, यहाँ पे क्या किया, किसी पर्सन ने चीज को कंसील किया है। तो जब आपको ये शब्द याद रह जाएगा, डिसीट, तो आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी। कौन सी डेफिनेशन, डिसऑनेस्टली। पहली वाली जब डिसऑनेस्टली, पहला आता है डिसऑनेस्टली, बाद में आता है फ्रॉडुलेंटली। डिसऑनेस्ट में मतलब ये देखो कि डी में डी की जरूरत नहीं है, ठीक है, डी में डी की जरूरत नहीं है। डिसऑनेस्ट में डिसीट वाले जो चीज है, डिसीट वाली चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉडुलेंट में डिसीट की, डिसीटनेस की क्या होती है, जरूरत होती है। बस दोनों के अंदर मोस्टली यही डिफरेंस है। एक बार डेफिनेशन करते हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, whoever wherever intention to give wrongful gain to one person, मतलब क्या है, किसी इंसान का इंटेंशन है किसी इंसान को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना या किसी इंसान को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना, ठीक है। ये क्या है, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, किसी पर्सन का इंटेंशन है कि किसी इंसान को रॉन्गफुल गेन पहुंचाया जाएगा, किसी इंसान को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया जाएगा। तो ये है डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक आपको याद रखना पड़ेगा, मिसचीफ। मिसचीफ एक ऐसा अपराध है जहां पर हमेशा एक दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस होता है। मैंने क्या उठाई, मैंने अनुष्का की अंगूठी उठाई, अनुष्का की अंगूठी उठाई और उठा के मैंने नदी में फेंक दी। अनुष्का, क्या मुझे इससे कुछ बेनिफिट हुआ क्या? माइक ऑन करके बताओ। ये क्वेश्चन नहीं, पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई सा एक्ट है जिसके अंदर रॉन्गफुल, किसी इंसान को नुकसान तो हो रहा है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो मिसचीफ है। कोई फायदा हुआ मुझे? मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने आपकी अंगूठी उठाकर किसमें फेंक दी, नदी में फेंक दी। आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ है, आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ है, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन सिंपल सी है कि कोई इंसान का इंटेंशन है रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, मतलब अनदर पर्सन, और रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन। ठीक है, और कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। Only mischief is such offense wherever there is no gain, only wrongful loss. इंग्रेडिएंट ऑफ डिसऑनेस्टी, इन ऑर्डर एन एक्ट टू बी डिसऑनेस्ट, किसी एक्ट को डिसऑनेस्ट बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है। सम एक्ट हैज बीन डन, कुछ ना कुछ एक्ट होना चाहिए। और डिसीट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का एसेंशियल एलिमेंट डिसीट नहीं है, डिसीट नहीं है। फ्रॉड्यूलेंटली, देखो दो चीजें होनी चाहिए। फ्रॉड्यूलेंटली नाम से ही चीज पता चल रही है, फ्रॉड, किसी इंसान ने कुछ काम किया है फ्रॉड करने के मकसद से, फ्रॉड करने के मकसद से। तो आप इसमें एक शब्द लिखोगे कि फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग फ्रॉड, और डिसीट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। देखो दोनों याद रहेगा आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ। डी में डिसऑनेस्टी में डिसीट की जरूरत नहीं है, डिसऑनेस्टी में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या धोखेबाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रॉड्यूलेंटली का एसेंशियल जो तत्व है वो है डिसीट। तो देखो पढ़ते हैं फ्रॉड्यूलेंटली में क्या लिखा। अब मैंने हर जो भी डेफिनेशन जिसके अंदर दो चीजें आएगी, एक्टस रिया और मीन्स रिया, उसको मैं दो भाग में डिवाइड कर दूंगी। क्या करा, फ्रॉड्यूलेंट का मतलब एक्ट क्या करा, एक पर्सन इज सैड टू डू अ थिंग। एक पर्सन को कब माना जाएगा कि उसने एक थिंग फ्रॉड्यूलेंटली करी है, इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, यदि उसका इंटेंशन क्या था, एक्ट किया है उसने डिफ्रॉडिंग, डिफ्रॉडिंग, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, इंटेंशन है सिर्फ फ्रॉड करना, नॉट अदरवाइज, उसको कहा जाएगा फ्रॉडुलेंटली। एक बार हैंड रेज करो। देखो वापस डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन में क्या कहा था,
wrongful gain to other, wrongful loss to another। तो डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन में आपको wrongful gain और wrongful loss तत्व पता होना चाहिए। जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो कैसे याद रखोगे? सेक्शन नंबर 23 में आपने wrongful gain और wrongful loss पढ़ा, उसके बाद में आपने डिसऑनेस्टी पढ़ा, तो डिसऑनेस्टी की कभी भी डेफिनेशन आएगी, कभी भी डेफिनेशन आएगी तो आपको ये शब्द wrongful loss और wrongful gain तो लिखकर ही आना है। अदरवाइज आपको अब लिखोगे क्या डिसऑनेस्टी डेफिनेशन में? ये दो ही शब्द तो लिखे हुए हैं। और फ्रॉडुलेंट में अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ फ्रॉड, कॉज फ्रॉड्यू या कॉज फ्रॉड व्हेन क्या करता है? When his intention is to defraud others or not otherwise। ये डेफिनेशन है फ्रॉडुलेंट की, कि कब एक पर्सन को क्या माना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है, या कब एक पर्सन को कहा जाएगा कि उसने फ्रॉडुलेंटली थिंग करी है। When he does that thing with intent to defraud or not otherwise। अब डिफ्रॉड के अंदर, ये जो डिफ्रॉड है, इसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो होती है डिसीट, डिसीट मतलब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को घोड़ा बेच रही हूँ, हॉर्स सोल्ड आउट कर रही हूँ मेरा, और आई नो कि वो हॉर्स क्या है, अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड क्या, इंसेन है, पागल है वो घोड़ा। अब मैं उस चीज को छुपाकर, उस चीज को छुपाकर किसी को बेच रही हूँ। मेरा इंटेंशन क्या है? फ्रॉड करने का है। मेरा इंटेंशन क्या है? फ्रॉड करने का है। तो मैंने क्या करा? फ्रॉड्यूलेंट। ये काम जो मैंने किया है, वो काम किया है मैंने फ्रॉड्यूलेंटली। ठीक है। अब आओ, देखो ये दो शब्द, कभी भी फ्रॉड की डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये लिखना है, डिसीट एक डिफ्रॉड, डिसीट एक शब्द है एसेंशियल, और इंजरी होनी चाहिए। डिसीट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड्यूलेंटली, और डिसीट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी। और आपसे पूछा भी जाएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड्यूलेंटली। देखो डेफिनेशन के बिहाफ पे अपन इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं कि इन डिसऑनेस्टली क्या इंटेंशन था? इंटेंशन मस्ट बी कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस टू अ पर्सन। और बट फ्रॉडुलेंट में क्या इंटेंशन था? इंटेंशन इज टू डिफ्रॉड, इंटेंशन इज टू डिफ्रॉड अदर और नॉट अदरवाइज। डिसिट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन डिसऑनेस्टी, बट इन फ्रॉडुलेंट डिसीट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। याद रहेगी दोनों डेफिनेशन। आज ही रटा रही हूं आपको, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। यदि आप मेरे साथ में ये शब्द याद करते हुए नहीं जा रहे हो, तो आपका आईपीसी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आपको ये शब्द टिप्स पे रटे हुए रहने चाहिए। रॉन्गफुल गेन लिखना है, रॉन्गफुल लॉस लिखना है, और फ्रॉडुलेंटली में लिखना है डिफ्रॉड अदर्स। इसका इंटेंशन क्या है? डिफ्रॉड अदर्स और नॉट अदरवाइज। फिर भी आपको डेफिनेशन आए तो डिफ्रॉड के अंदर भी दो चीजों का, ठीक है, डिफ्रॉड भी दो चीजों से मिलकर बना है। एक मिलकर बना है डिसीट, और एक मिलकर बना है, मतलब डिसीज के कारण क्या होनी चाहिए? पर्सन को इंजरी होनी चाहिए, तब उसको क्या कहा जाता है? डिफ्रॉड कहा जाता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 26। बस एक डेफिनेशन है सिंपल सी, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव क्या है? कि एक पर्सन, मतलब रीजन टू बिलीव का मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन भरोसा करता है, एक पर्सन भरोसा करता है। ठीक है। अब कैसे माना जाएगा कि एक पर्सन भरोसा करता है? जैसे नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा रीजन टू बिलीव था, रीजन टू बिलीव था तो मैंने ऐसा काम किया। कोर्ट बोलेगा भाई तुम तो किसी भी चीज में बोल सकते हो रीजन टू बिलीव, कि मुझे तो ऐसा भरोसा था। तो उसमें और नीचे एक्सप्लेन करें रीजन टू बिलीव। यदि आप कैसे कह सकते हो कि मुझे तो ऐसा रीजन टू बिलीव था, तो कोर्ट आपकी बात ना देखकर क्या देखेगा कि नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन को ऐसा रीजन टू बिलीव हो सकता है क्या। डन। एक बार देखते हैं। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? मैं कोर्ट के सामने बोल रही हूँ कि मुझे रीजन टू बिलीव था, तो मुझे सफिशिएंटली उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, सफिशिएंटली उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, नॉट अदरवाइज। तो मतलब वो जो बोल रहा है, जो बोल रहा है उसके पास में सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट कॉज है बिलीव करने के। फिर नीचे ही लिखा हुआ है, इट मीन्स that a person must have reason to believe if the circumstances are such that a reasonable man would by probable reasoning conclude or infer regarding the nature of thing concerned। कि रीजनेबल मैन होता तो वो क्या करता, मतलब क्या संभावना होती। यदि मैं किसी चीज को बोल रही हूँ तो कोर्ट क्या देखेगा कि यदि कोई नॉर्मल पर्सन होता तो क्या सेम टू सेम उसे रीजन टू बिलीव होता क्या। तो और फर्स्ट तो और डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि उसके पास में सफिशिएंट कॉज होने चाहिए रीजन टू बिलीव के। डेफिनेशन
देखो हमने किसकी पढ़ी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी जिसके अंदर लिखा था कॉर्पोरल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड अटैच टू लैंड और थिंग्स एम्बेडेड टू अटैच टू लैंड, जो भी चीज है। 23 में रॉन्गफुल गेन पढ़ा, रॉन्गफुल लॉस पढ़ा, उसमें एक वर्ड था अनलॉफुली, गेनिंग रॉन्गफुली, और लूजिंग रॉन्गफुली में वर्ड था रिटेन और एक्वायर, और जो नीचे लूजिंग रॉन्गफुली में वर्ड था डेप्राइव्ड और केप्ट आउट। ठीक है, सेक्शन 23 में हमने पढ़ा डिसऑनेस्टली, तो उसके अंदर दो शब्द थे, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। 25 हमने पढ़ा फ्रॉड्यूलेंटली, तो फ्रॉड्यूलेंटली में एक शब्द था डिफ्रॉड, तो डिफ्रॉड में भी दो चीजें आती है, डिसीट और इंजरी। डिसीट तो हो गया, साथ साथ दूसरे को इंजरी भी हुई है, तो डिफ्रॉड। और 26 में पढ़ा था रीजन टू बिलीव दैट ही द पर्सन हैज सफिशिएंट कॉज, उसके पास में सफिशिएंट कॉज है किसी चीज को बिलीव करने के। अब आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम जल्दी जल्दी डेफिनेशन बता दी। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बेयर एक्ट से ये सारी डेफिनेशन 22 से लेकर 26 की डेफिनेशन बस पेन से लाइन खींच लो। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, जब आप पेन से एक एक डॉट 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 करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमें भी समझ में आ गया है। ठीक है, 20:48 हो रहे हैं, 20:50 पर मैं क्लास, मतलब 20:51 पे क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखो आई होप समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, और अपने 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 बेरेक्ट के साइड में ये दो तीन शब्द जो मैंने आपको बोले हैं वो सारे शब्द आप लिख लेना। अब देखो अपन आ गए सेक्शन नंबर 26 अपना डन है। 27 देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मोहन नाम का पर्सन है, एक मोहन नाम, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि मोहन नाम का पर्सन है, इसने कोई चीज चुराई, इसने कोई चीज चुराई और चुरा के अपनी वाइफ को दे दी। ठीक है, या अपने सर्वेंट को दे दी। तो ये सेक्शन सिंपल सी बात बोल रहा है कि यदि किसी की प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के पास में है या सर्वेंट के पास में है, इसका एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, वाइफ के पास में है या सर्वेंट के पास में, तो भी क्या माना जाएगा, उस इंसान की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, उस इंसान की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो देखते हैं, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय वंस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट will be treated to be his own possession for the purpose of the code, provided that possess the property on account of him। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए मेरा हस्बैंड है, ठीक है मैं उसकी वाइफ हूँ, तो उसके अंदर क्या सर्कमस्टांसेस है, मैं बहुत अच्छा अर्न करती हूँ, पता चले कि वो 10,000 रुपए अर्न करता है और मैं काफी बढ़िया अर्न करती हूँ, मैं क्या बोलूंगी कि मेरी प्रॉपर्टी में 5 लाख रुपए महीना अर्न करती हूँ। अब आप कभी कोर्ट आ रहा है या कभी ऐसा आईपी इंडियन पिनल कोड की सिचुएशन आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगी कि कहाँ वो 10,000, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या आप 5,10,000 रुपए काउंट करोगे क्या? ऐसा नहीं है, ये जो शब्द है वो इस तरीके से नहीं लिखा गया है। आपको, मैंने उसके अकाउंट पे यदि किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो उस ओनर की प्रॉपर्टी, मतलब उस पर्सन की प्रॉपर्टी। सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लर्क और जो भी सर्वेंट है, कि उस पर्सन के अकाउंट पे उसकी वाइफ ने, उसके क्लर्क ने या उसके सर्वेंट ने किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है, तो क्या कंसीडर किया जाता है, इस कोड के तहत ये माना जाता है कि ये उसी पर्सन के पोजीशन में प्रॉपर्टी है। सेक्शन नंबर 28। अब देखो, अब आते हैं इंटरेस्टिंग को सेक्शन, जिसको क्या करना होता है, याद करना होता है, काउंटर फिट। देखो शब्द याद करेंगे, वो आपको पता होगा कूट करंट, इसको शायद हिंदी में कूट करंट बोलते हैं। सब शब्द से ही पता चल रहा है, कूट करण की कुछ ना कुछ काउंटर, कुछ ना कुछ उसने क्या करा है, कोई ऐसी मतलब डुप्लीकेट चीजें बना दी। नाइक की जगह उसने बना दिया नेक, ऐसे करके नैनकाई, जैसे मतलब सेम सेम लग रहा है। तो देखो सेम बोला मैंने, शब्द बोला सेम, क्या यहाँ पे शब्द मैंने बोला सेम, तो सेम नहीं है क्या, ये सेम वर्ड है क्या, नाइक नैनकाई, ऐसे करके मैं क्या कर रही हूँ, रिजेम्बल वर्ड यहाँ पे ये जो आएगा, जो हम डेफिनेशन में यूज करेंगे वो है रिजेम्बल, कि एक पर्सन क्या कर रहा है, तो ये है एक्टस्ट्रिया। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing। याद रहेगी ये शब्द, मैं क्या कर रही हूँ, एक थिंग को कॉज कर रही हूँ, कैसे कॉज कर रही हूँ, रिजेम्बल टू अनदर थिंग। हैंड रेज कर दो,
ये शब्द सेम नहीं लिख कर आना है आपको, वहां पे वर्ड लिख कर आना रिजेम्बल। क्या लिख कर आओगे? रिजेम्बल। अ पर्सन इज said to counterfeit a thing when he causes one thing to resemble another thing। अब उसका ये तो एक्टस रिया हो गया, उसने क्या करा? एक्ट करा है ऐसा। अब वो इंटेंशन क्या है? देखो, अब देखो मेंस रिया कभी भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेंस रिया का मतलब, मेंस रियस का मतलब, जो मेंस रिया इसका मतलब कभी इंटेंशन अकेला नहीं होता। इंटेंशन अकेला नहीं होता, मेंस रिया के अंदर इंटेंशन प्लस नॉलेज, ये दोनों चीजें आती है। एक तो उसका इंटेंशन था ऐसा करने का, और एक उसको नॉलेज थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, तो हमेशा कभी भी आप मेंस्ट्रिया लिखो तो ये दो तत्व हैं, मतलब ये दो चीजें हैं। उसके मेंस्ट्रिया के अंदर केवल इंटेंशन अकेला नहीं आता है, मेंस्ट्रिया के अंदर नॉलेज भी आती है। देखो, देखो, इंटेंडिंग, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? उसका इंटेंशन ही क्या है? इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, कि उसका उद्देश्य क्या है? कि वो डिसेप्शन प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, मतलब पहले में तो उसको पता ही है, पहले में तो उसको पता ही है कि मैं इस रिजेंबल से क्या करूंगा? डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब, इसको मतलब डिसेप्शन का मतलब किसी कुछ एक शब्द किसी को पता है डिसेप्शन का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, मतलब कोई चीज छुपाऊंगा, किसी के साथ में धोखाधड़ी करूंगा। डिसिट हमने भी एक वर्ड पढ़ा, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, कि मैं इस रिजेंबल से, इंटेंशन का मतलब होता है एक्चुअल में, कि उसको पहले से पता है कि बाय मीन्स ऑफ सच काउंटरफिटिंग, कि बाय मीन्स ऑफ सच रिजेंबलिंग या काउंटरफिटिंग, वो क्या करेगा? डिसेप्शन करेगा। और नोइंग, कभी कोई चीज जब नोइंग में आती है, नोइंग मतलब लाइकली टू कॉज डिसेप्शन। दोनों चीजें समझ रहे हो मेरी बात? इंटेंशन में जब कोई चीज आती है, इंटेंशन में, तो उसको पता है, तो उसको पता है। और कभी भी कोई चीज नोइंगली लिखते हैं, नोइंगली लिखते हैं, तो उसको ऐसी संभावना है, विच लाइकली टू कॉज। तो पहले तो क्या है? इंटेंडिंग बाय सच रिजेम्बलेंस डिसेप्शन शैल बी प्रैक्टिस्ड, और knowingly that it will likely to cause deception by such resemblance। आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने। वापस बोलेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय काउंटरफिटिंग? व्हेन वन पर्सन causes causes resembling to another, causes one thing resembling to another thing with intention, with intention that deception shall be practiced। उसको पता है कि डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा, और नोइंगली या नॉलेज है उसको, इट विल लाइकली टू कॉज डिसेप्शन। एक बार हैंड रेस करो। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो आप डेफिनेशन, जब आप डेफिनेशन क्लॉज में जाओगे, तो डेफिनेशन क्लॉज का मतलब केवल उसका इंटेंशन ही नहीं है, केवल उसको इंटेंशन ही नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज भी है कि यदि मैं ऐसा करूंगा, इंटेंशन मतलब एक्चुअलिटी, और नॉलेज भी है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा, लाइकली टू कॉज, हो सकता है। अब देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई है। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन, इमिटेशन मैंने आपको समझाई दिया, जो रिजेम्बलेंस है, जो रिजेम्बलेंस है, वो जरूरी नहीं एग्जैक्ट हो। जैसे मैं जो मैं ठीक है, गुची ऐसे बना दिया मैंने कुछ बैग का नाम, तो ऐसा नहीं है एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस, एग्जैक्ट इमिटेशन होना जरूरी नहीं, तो इसने स्पेसिफिकली बोल दिया इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बोला है। अब देखो, ये मैंने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में सेम ही डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन वन पर्सन कॉजेज one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall presumed, ठीक है, इट शैल प्रिज्यूम दैट पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन
और न्यू टू लाइकली दैट डिसेप्शन वुड बी देयर बाय बी प्रैक्टिस। तो ये डेफिनेशन ही एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखी है, कुछ भी अलग नहीं लिखा। उसने बोला कि दोनों चीज इस डिसेप्शन में दोनों चीजें इंक्लूडेड है, एक तो उसका इंटेंशन और ही नोज दैट इट वुड लाइकली टू कॉज डिसेप्शन इसके अंदर। तो आप देखो इसका एक केस लॉ भी था। द सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 828, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया दैट आईपीसी डज नॉट कनोट एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल को ही काउंटरफिटिंग नहीं मानती। एक्सप्लेनेशन 2 ने, जो इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन 2 ने क्या करा है, इसको बताया है कि वेयर रिजेम्बलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड। माइट शब्द समझते हो, माइट का मतलब होता है कि हो सकता है, माइट बी डिसीव देयर बाय। इन सच अ केस द इंटेंशन और नॉलेज इज प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था काउंटरफिटिंग का, समझ रहे हो। लेकिन इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड की गई है कि उसको नॉलेज थी कि लाइकली टू, या इट कुड बी डिसेप्टिव साइड, जो भी ऐसा वर्ड है, या इट माइट प्रैक्टिस्ड डिसेप्शन ऑन अदर पर्सन। आई होप डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है। 3-4 शब्द पढ़े हमने, रिजेम्बलेंस, ठीक है, इंटेंशन, लाइकली टू कॉज डिसेप्शन, तीनों चीजें, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में 1 में क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इमिटेशन जो हम बना रहे हैं वो एग्जैक्ट हो। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में दोनों चीजें लिखी हुई है कि यदि उस पर्सन को पता है, और यदि उस पर इंटेंशन है एक्चुअल में, और यदि उस पर्सन को नॉलेज है कि इससे क्या होगा, डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड होगा, तो वो ये मतलब ये नहीं बोल सकता, ये वाला चीज का बेस उठाकर नहीं बोल सकता कि सर मुझे तो, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं करने का था। होती है ना चीजें कि क्या होता है, ऑफेंस में क्या होना चाहिए, एमआर प्लस एआर। तो मैं तो हर चीज में इससे बच जाऊंगी कि सर ऑफेंस इज इक्वल टू एमआर प्लस एआर। तो लेकिन मेरा तो इंटेंशन नहीं था, मेरा तो इंटेंशन नहीं था। तो आप भी सोचोगे कि यार बात तो सही कही, ऑफेंस कमिट होने के लिए तो एम आर प्लस ए आर, मेंस रिया और एक्टस रिया होना चाहिए। लेकिन मेंस रिया के अंदर मैंने आज के टाइम पे आपको क्या याद करा है, आज के टाइम पे इंटेंशन का, एम आर में इंटेंशन के साथ में नॉलेज भी, कि इट विल लाइकली टू कॉज बी, ये चीज भी इंक्लूड रहती है। अब आओ, क्लास आराम से 9:20 तक चलेगी, कोई वो नहीं है। देखो, समझ में आई काउंटरफिट की डेफिनेशन। देखो याद करना है, ये जो डेफिनेशन क्लॉज है, इनको समझ में भी नहीं आए तो चीजें आपको रटनी है, और रट के क्या एग्जाम मतलब ऐसे लिख लो जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी कि आज मैंने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी। यदि आपको 100% में से 70% भी याद है ना, तो मत सफिशियंट है। जब आप 10 बार पढ़ोगे तो ऑफकोर्स वो 100% तो याद हो ही जाएगी। अब आओ डॉक्यूमेंट। देखो इसको याद करते हैं। अब मतलब हर चीज की मैं ट्रिक ट्रिक तो क्या बताऊं। इसको मैंने याद करा था ईडीएस, पता नहीं क्यों याद करा था ईडीएस, क्योंकि शब्द जब लिखने होता है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आती है तो उसके अंदर लिखना होता है एनी मैटर एक्सप्रेस्ड ई डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है किसी भी सब्सटेंस पे, कुछ भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है। समझ लो, सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कागज, सब्सटेंस का मतलब कुछ भी चीज। ठीक है, और कैसे लिखा है मैंने उस पे, बाय मीन्स ऑफ लेटर, बाय मीन्स ऑफ फिगर्स। मैंने लेटर के थ्रू लिखा है, मैंने फिगर्स के थ्रू लिखा है, या मैंने उस पर मार्क बना दिया। और बी बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड, समझ रहे हो। यहाँ पे दो शब्द लिखा है, एक तो जिसे एविडेंस के तौर पर यूज किया जा चुका है, ठीक है, बी यूज्ड या एविडेंस के तौर पे यूज किया जा चुका है, या मे बी यूज्ड, यूज किया जा सकेगा, यूज किया जा सकेगा एज एन एविडेंस। तो ये देखो यही लिखा हुआ है। देखो हमने क्या पढ़ा कि क्या लिखा, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, डी मतलब डिस्क्राइब, अपॉन एनी सब्सटेंस किसी भी तत्व पे, बाय मीन्स ऑफ, क्या तो हमने उस पे लेटर लिख दिया, या हमने उस पे कुछ भी मार्क नंबर लिख दिया, या हमने उस पे कुछ भी मार्क लगा दिया। बी यूज्ड, ठीक है, और विच में बी यूज्ड,
ठीक है, किया जा सकता है या किया जा सकेगा, एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। यहाँ पे शैल वर्ड नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे शैल वर्ड नहीं है कि हमेशा ही किया जाए। ऐसे आप तो ऐसे बोलोगी कि मैम ऐसे तो आपने लिख दिया कि बी यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस, तो ऐसी कोई चीज जिसे एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो क्या वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आती क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्ड है मे बी यूज, और ये एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज लिखी हुई है, देखो। इट इज इमटेरियल, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बोतल हो, चाहे वो कांच का ग्लास हो, चाहे वो पेड़ का पत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, कि ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मीन के द्वारा, मीन कैसे तीन थे ना, लेटर, फिगर, मार्क्स, और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। ठीक है, जब आप अकेली डेफिनेशन पढ़ते हो, जब आप अकेली डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां लिखा है बी यूज्ड और मे बी यूज, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है कि यार हमेशा एविडेंस के तौर पर इस डॉक्यूमेंट को मतलब प्रोड्यूस होना जरूरी है क्या, तभी वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर में 1 में लिख दिया कि इट इज अमटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है, किस मीन के थ्रू लिखा हुआ है, या वो एविडेंस में एज इन द कोर्ट एज एन एविडेंस प्रस्तुत होगा या एज एन एविडेंस प्रस्तुत नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। अब देखो, जब आप कोई चीज बताओ मार्क, एक और एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, देखो, कभी अपन कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं, कभी आप लोगों ने कुछ किया होगा कमर्शियल ट्रांजेक्शन, तो वहां पे कैंसिल्ड चेक देते हैं, कैंसिल्ड चेक देते हैं, क्या कैंसिल्ड चेक की कोई वैल्यू रहती है क्या? कोई भी बताओ, शिवानी मैम, क्या कैंसिल्ड चेक की कोई वैल्यू है? ऐसे क्रॉस करके चेक देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तब भी ये क्या होता है, जनरल कमर्शियल ट्रांजेक्शन में ऐसा काम किया जा सकता है। ऐसा काम क्यों किया जाता है, हम क्यों लेते हैं कैंसिल्ड चेक, या कोई मुझे बताएगा एक बार हैंड रेज करके? मैम क्रॉस चेक ना, हाँ, मतलब जैसे ये चेक होता है, चेक पे ऐसे कैंसिल्ड कर देते हैं ना चेक को, कि ये बैंक की कैंसिल, डिटेल्स लेने के लिए, किस चीज के लिए? बैंक की डिटेल्स लेने के लिए। जनरली बैंक की डिटेल्स लेने के लिए कैंसिल चेक लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लेते हैं ना कि बैंक की पर्सन का नाम क्या है, पर्सन का बैंक नंबर क्या है, तो ये क्या है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल, ये जनरली होता है, ये जनरली होता है, तो इसको भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। कहने को तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, कैंसिल चेक की ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जनरली ऐसी चीजें होती है कमर्शियल ट्रांजेक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल, कभी आप लोगों ने पेटी कैश देखा होगा, पेटी कैश का चेक देखा है? किसी को आइडिया है पेटी कैश का चेक क्या होता है? मतलब जनरल एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश, जब जैसे मान लीजिए सेल्फ का चेक है, सेल्फ का चेक है, तो आप लोग कभी बैंक में जाते होंगे सेल्फ का चेक निकालने, आपने खुद के नाम से खुद के अकाउंट से पैसा बाहर निकालना है, आप यहाँ पे साइन करोगे, साथ ही साथ पीछे बैक में भी साइन करोगे, करते हैं या नहीं करते श्रेया मैम, यदि आपने कभी निकाला हो? जो सेल्फ का चेक होता है ना, हम खुद के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, यस मैम। बताइए। हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ, जब सेल्फ का चेक होता है, हम खुद के अकाउंट से पैसे निकालते हैं ना, तो पीछे भी सिग्नेचर होते हैं, जनरली आपको बैंक वाला बोलता है कि पीछे 2 सिग्नेचर करो, तो ये क्या है, ये जनरल चीजें हैं, मतलब ऐसी चीजें जिसे चाहे डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इन चीजों को जो कमर्शियली या जनरली ऐसे काम में, ऐसे जो मतलब प्रैक्टिस में चलती है, प्रैक्टिस में चलती है, उनको भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। पहले तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। Check upon banker is a document, power of attorney is a document, map plan is a document, writing containing direction instruction, एक फ्री में आया था, कैरी कैचर is a document। देखो, whatever is expressed by means of letter, figure और marks as explained by mercantile or other uses, बस यहाँ तक हम इसको, यही सेंटेंस को खत्म कर देते थे हम जनरली, लेकिन पढ़ते हैं कि कुछ भी जो लेटर, फिगर और मार्क्स as explained by mercantile or other uses shall be deemed to expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। समझ रहे हो कि जो मर्केंटाइल यूज में आता है, मर्केंटाइल मतलब व्यापारिक यूज में आता है,
व्यापारिक यूज में आता है, ठीक है, तब भी उसको इस डेफिनेशन के अंदर ये मान लिया जाएगा कि ऐसा लेटर लिखा गया है, ऐसा फिगर लिखा गया है, ऐसा मार्क्स, मतलब ये जो लिखा है ना, बाय मीन्स ऑफ मार्क्स लेटर फिगर, बाय मीन्स ऑफ मार्क्स लेटर फिगर, तो उसको जो मर्केंटाइल यूजेस है, अदर यूजेस हैं, जब ऐसा यूज किया जाता है तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो इस सेक्शन की डेफिनेशन की इस लेटर में, इस फिगर में और इस मार्क्स में आते हैं। ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस, उसको चाहे एक्चुअल में एक्सप्रेस नहीं किया गया हो तब भी उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। मैं और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको एग्जाम्पल नहीं दे पा रही, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैं मानती हूँ, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज मान लीजिए, कोई ऐसा देश है, भारत में तो चेक पे साइन होते हैं, भारत में चेक पर क्या होते हैं, साइन होते हैं, ठीक है, तो ये तो क्या है, बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है कि मान लीजिए कि कोई चेक है, यदि चेक पर मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा डॉलर का साइन बना दिया, या मान लीजिए ऐसा ऐसा सिग्नेचर बना दिया, चाहे मैंने उस पर एक्चुअल सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो उस देश में ये कंसीडर करा जाता है कि यदि चेक पर ऐसा मार्क है, तो ये चेक क्या है, उस पर्सन ने किसी पर्सन को दिया है, एक्चुअली एक्सप्रेस्ड नहीं है ना, यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्रेस्ड नहीं है, पारुल ने सिग्नेचर नहीं की कि मैं जो पर्सन है सामने वाले को 50,000 रुपए दे रही हूँ, उसने एक्सप्रेस नहीं किया, ना उसने सिग्नेचर किए। लेकिन उस देश में कैसा चलता है, उस देश में कि यदि किसी चेक पर इस तरीके का मार्क है तो ये कंसिडर कर लिया जाता है कि उस पर्सन ने सामने वाले पर्सन को पैसे दिए हैं, या उस पर्सन की लाइबिलिटी थी सामने वाले पर्सन को पैसे देने की। तो ऐसा उस देश का क्या है, यूजेस है, ऐसा उस देश का क्या है, कस्टम है, ऐसा उस देश में मर्केंटाइल यूज में होता है, चाहे वो चीज एक्चुअल में लिखी हुई नहीं है। एक बार वापस देखो, लिखा हुआ है कि ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, कि चाहे वो चीजें एक्सप्रेस्ड नहीं है, लेकिन कोई सी भी ऐसी चीज जो मर्केंटाइल और अदर यूजेस में काम में आती है, उसको इस सेक्शन के लेटर फिगर और मार्क्स में कंसीडर कर लिया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, लास्ट वाले एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, अब आओ, डेफिनेशन क्या थी डॉक्यूमेंट की, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स, ठीक है, which we used or may be used as an evidence। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ये जरूरी नहीं है, मटेरियल नहीं है किस मार्क पे लिखा है, किस सब्सटेंस पे लिखा है, और क्या है वो कोर्ट में प्रस्तुत करना है या नहीं करना है। और रूल नंबर 2 में लिखा है कि कोई चीज मर्केंटाइल और क्या चीज है, अदर यूजेस के कारण प्रचलन में चल रही है, चाहे वो एक्चुअल में एक्सप्रेस नहीं की गई है, तो भी उसको कंसीडर करा जाता है इस डेफिनेशन के अंदर। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 29, जो डेफिनेशन 21T में दे रखी है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाता है। अब आओ सेक्शन नंबर 30। आपने बोला मैम डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, शब्द से पता चल रहा है वैल्यूएबल, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू है। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कभी भी एग्जाम में वैल्यूएबल सिक्योरिटी आ जाए तो यहाँ पे आपको लिखना है एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे लीगल राइट, शब्द मैंने राइट नहीं बोला, मैंने बोला वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, जनरली विल हो गई, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीजें, मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया किसी कंपनी का, या कुछ भी चीजें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो कोई भी ऐसी चीज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे लीगल राइट को, अब लीगल राइट को क्या क्या किया जा सकता है, देखो, या तो बनाया जा सकता है, मैं बोल रही हूँ कि मैं श्रेया को घर दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लीगल राइट बना रही हूँ, या लीगल राइट को खत्म किया जा सकता है, एक्सटिंग्विश, यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएटेड, बनाया, एक्सटिंग्विश्ड, खत्म किया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सटेंड, मैं उस चीज को बढ़ा सकती हूँ कि श्रेया तुम्हारे पास में 50% था, मैं तुम्हें 60% दे रही हूँ, तो मैंने क्या लिखा, एक्सटेंडेड। या मैंने बोला श्रेया तुम्हारे पास 60% था, मैं उस चीज को क्या कर रही हूँ, लिमिट कर रही हूँ या रिड्यूस्ड कर रही हूँ, रिड्यूस्ड,
फिर या मैंने क्या करा, लिमिट कर दिया कि श्रेया अब आप इस चीज को 10% तक ही यूज करोगे। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे लीगल राइट को बनाया जाता है, खत्म किया जाता है, बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, लिमिट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसे क्या कहा जाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो देखते हैं, following documents by which legal rights are created, extended, transferred, released, restricted, extinguished, acknowledged, इन्हें क्या कहा जाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है। फिर एनी डॉक्यूमेंट विच इज होल्डिंग अ लीगल वैल्यू, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल वैल्यू को होल्ड करता है, और वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स related to property, anything which would hold value come under the definition of valuable security। बस आपको ये याद रखना है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत मैंने आपको क्या बताया, तो इस डिसऑनेस्टली, 25 फ्रॉड्यूलेंटली, ठीक है, याद रखने ये शब्द। 26 रीजन टू बिलीव, 27 क्लर्क की पोजीशन में, 28 काउंटर फिटिंग, 29 डॉक्यूमेंट, 29 है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, 30 में आया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। याद नहीं रहते हैं, लेकिन आपको ये सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। अब देखो कुछ अच्छा देखते हैं, बहुत देर से ज्यादा मतलब मेहनत कर ली। अब आते हैं बिल। विल मतलब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वसीयत के डॉक्यूमेंट। विल का मतलब क्या है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। सेक्शन 32 हम हमेशा ही पढ़ चुके कि जहां भी वर्ड लिखा है एक्ट, जहां भी इस वर्ड लिखा हुआ है एक्ट, तो वहां पर इलीगल ओमिशन, ठीक है, वहां पर इलीगल ओमिशन की कोई चीज काम करने के लिए कहा है, तो किसी चीज का इलीगली भूलना, किसी चीज को इलीगली भूलना, वो भी एक्ट की कैटेगरी में आता है। तो यही डेफिनेशन लिखी है कि अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, वर्ड रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन टू। फिर एक्ट का मतलब, कभी भी एक्ट आ रहा है तो एक्ट का मतलब एक मैम सिंगल, हाँ एक बार कोई एग्जांपल दो। 32 32 सेक्शन आपने बताया, तो एक बार थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करते फॉर हैं। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि किसी काम को करने के लिए लॉ ने कहा है, किसी काम को करने के लिए लॉ ने कहा है, अब आप ना क्या कर रहे हो, उसको इंटेंशनली ओमिट कर रहे हो, ठीक है, या विदाउट इंटेंशन भी आप ओमिट कर रहे हो, आप लीगली बाउंड हो उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी क्या माना जाता है, ये इलीगल ओमिशन है। इसको भी कहीं भी जब वर्ड आएगा कि ऐसा काम किया गया, कहीं पे भी हो ना, एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, मान लीजिए एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, यहाँ पे चाहे वर्ड, यहाँ पे इन्होंने ओमिशन नहीं लिखा, तब भी ये वर्ड इंक्लूड करता है इंडियन पीनल कोड में एक्ट के साथ साथ ओमिशन। कहीं भी मान लीजिए इसने इसलिए लिख दिया कि कहीं भी इन फ्यूचर जब हम इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगे 1860, वहां पे कहीं पे गलती से एक्ट वर्ड लिख दिया ना, तो उस एक्ट का वर्ड वर्ड का मतलब एक्ट अकेला नहीं है, वहां पे ओमिशन भी इंक्लूडेड है, किसी चीज का इलीगल ओमिशन भी वहां पे इंक्लूडेड है। समझ में आया, किसने पूछा था, हाँ जी आशा। मैम। समझो वापस देखो, किसी चीज को करने के लिए आप लाइबल हो, किसी चीज को आप करने के लिए लाइबल हो, आप ओमिट कर रहे हो, आप ओमिट कर रहे हो, तो वो भी एक्ट की कैटेगरी में आता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने तो ये किया ही नहीं, भाई करने के लिए तो लाइबल था, करने को तुझे करना था, तुझे नहीं किया, तो वो भी तेरी गलती है, ठीक है। और जो 30, ये देखो 32 एक्ट इंक्लूडेड इलीगल ओमिशन टू, और 33 यदि कहीं पे वर्ड लिखा है एक्ट, यदि कहीं पे वर्ड लिखा है एक्ट, तो वहां पे सिंगल एक्ट भी इंक्लूडेड है और सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ कहीं पे जैसे मान लो 10 चीजें हुई और वहां पे गलती से इंडियन पीनल कोड में एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एक्ट लिखा हुआ है, तो उसके अंदर एक चीज भी इंक्लूडेड है और वो 10 चीजें भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि प्लूरल में नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि प्लूरल में नहीं लिखा हुआ तो हम इसको एक ही सिंगल एक्ट मानेंगे, एक एक्ट के अंदर वो प्लूरल वाले एक्ट भी इंक्लूडेड है। और मान लीजिए एक्ट्स लिख दिया, कभी किसी डेफिनेशन में एक्ट्स भी लिख दिया इन फ्यूचर, तो उसके अंदर वो सिंगल एक्ट भी इंक्लूडेड है। तो यही ऐसे कुछ लिखा हुआ है, द वर्ड एक्ट डिनोट्स टू वन एक्ट और सेवरल एक्ट्स एज एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स टू वन ओमिशन और सेवरल ओमिशन एज ओमिशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, अरे पता है क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रामर, जो ग्रामर होती है, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग तो एक एक्ट को तो एक्ट लिखना चाहिए और बहुत सारे एक्ट हुए तो एक्ट्स लिखना चाहिए।
लिखना चाहिए। एक ओमिशन हुआ है तो वहां पे ओमिशन लिखना चाहिए, और बहुत सारे ओमिशंस हुए हैं तो वहां पे ओमिशंस लिखना चाहिए। लेकिन कहीं भी पीछे कभी एक्ट लिख दिया या ओमिशन लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार इन्होंने ना ग्रामर का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने व्याकरण का ध्यान नहीं रखा, उस चीज को ध्यान नहीं रखा। इन्होंने बोला कि एक्ट का मतलब सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, मल्टीपल सेवरल एक्ट्स भी इंक्लूडेड है, और ओमिशन का मतलब सिंगल ओमिशन और सेवरल ओमिशन इंक्लूडेड है। ठीक है, इतना पढ़ने की इसको जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। 34 से 38 हम जब वो पढ़ेंगे ना, कॉमन इंटेंशन, सॉरी कॉमन ऑब्जेक्ट, ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे आता है कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे आता है कॉमन ऑब्जेक्ट, तो हम उसको एक बार उसके साथ में कवर कर लेंगे क्योंकि दोनों थोड़ी सी आइडेंटिकल चीजें हैं। एक लास्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, फॉर एग्जाम्पल समझना। मैं एक पतली सी गली है, ठीक है, मैं एक्टिवा चला रही हूँ, और वो भी कितनी स्पीड से, पुल नहीं है, 90 की स्पीड से एक्टिवा चला रही हूँ, और मैंने किसी को मार दिया। ठीक है, मैंने किसी को मार दिया, किसी का एक्सीडेंट कर दिया। तो अभी जब मैंने आपको मेंस रिया की डेफिनेशन बताई, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि सर मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने तो अपनी इच्छा से ये चीजें नहीं की, क्योंकि उसमें आपको दिख रहा है कि भाई तुम 90 की स्पीड से एक बिल्कुल सकड़ी गली है, बिल्कुल छोटी गली है, उसमें आप एक्टिवा चला रहे हो, तो कहीं ना कोई तो मरेगा ही। तो इसे कहा जाता है वॉलंटरी की डेफिनेशन, कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर मैंने अपनी इच्छा से ये काम नहीं किया, मैंने अपनी इच्छा से, ये वॉलंटरी की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है, बिकॉज आई नो, मुझे पता था ना, ये नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन का वो है कि मुझे पता था कि यदि मैं एक नॉर्मल सकड़ी गली में 90 की स्पीड से एक्टिवा चलाऊंगी तो कोई ना कोई तो मरेगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती कि सर मेरा इंटेंशन नहीं था। समझ में आया एग्जाम्पल? एक बार हैंड रेज करो, फिर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी। आप ये नहीं बोल सकते वॉलंटरी कि मैंने इच्छा पूर्वक ये काम नहीं किया, मैंने इच्छा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक झोपड़ी है एक झोपड़ी है, वहां से मैंने चोरी करी, वहां से मैंने चोरी करी, चोरी तो मैंने वॉलंटरी करी है, मैंने इच्छा से चोरी करी है। लेकिन मैंने क्या करा, चोरी करने के बाद में, चोरी करने के बाद ताकि मेरे जो नामो निशान है उस जगह से, उस झोपड़ी से, उसके नामो निशान हट जाए, तो मैंने झोपड़ी में आग लगा दी। तो इसके अंदर दो लोग थे, वो जल के मर गए, तो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा? हर्षित या कोई भी, गौरांश आप बताओ, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा, या मेरे ऊपर मर्डर का इल्जाम लगेगा, या मेरे ऊपर चोरी कम मर्डर दोनों का इल्जाम लगेगा? मैम चोरी का लगेगा। चोरी सर कम मर्डर। सी, चोरी कम मर्डर। समझो, सी। मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ कि यदि मुझे वैसे मेरा इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, लेकिन मेंस्ट्रिया के अंदर क्या चीज है, इंक्लूडेड है इंटेंशन प्लस नॉलेज। ये हर एक नॉर्मल इंसान को पता है कि तू उस हट में, यदि उस हट में तुम आग लगाओगे, यदि उस हट में आग लगाओगे तो जो उसके अंदर रहने वाले हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे ना। गौरांश भाई, वो सो रहे थे मान लीजिए, तो जब आपने आग लगा दी उस झोपड़ी में, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने ये काम वॉलंटरीली नहीं किया। ये तो नॉर्मल बात है कि यदि आपको पता है कि यदि आप वहां आग लगाओगे तो वो इंसान मरेगा तो सही। एक बार हैंड रेज कर दो, सबको समझ में आ गया वॉलंटरी की डेफिनेशन? ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरा तो ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंडियन पीनल कोड में इंटेंशन एक है ना, सेक्शन 376 करके, मतलब एक मूवी है, आपने उसमें देखा हो, उसमें एक है ना लड़का क्या बनता है, एक लड़का लड़की बन के रास्ते में जा रहा होता है, और उसका मतलब उस पे रेप, उसका उसके साथ में क्या होता है, जबरदस्ती रेप का मतलब कुछ भी चार्ज ऐसा लगता है जिसने करा। तो वो पर्सन ऐसे बोलता है कि लड़की के साथ तो रेप नहीं हो सकता, मतलब लड़के के साथ तो रेप नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके साथ में किया गया ऐसा ऑफेंस, किसी दूसरे पर्सन के साथ में जब ऑफेंस किया, क्योंकि वो लड़की के भेष में घूम रहा था, लड़की के भेष में घूम रहा था, तो वहां पे इंटेंशन, जब आप मूवी देखोगे तो वहां पे इंटेंशन शब्द को और एक्सप्लेन किया गया है, कि जब उस बंदी के साथ में मतलब वो जबरदस्ती करने लगा, पता चला कि वो तो लड़का है, तब उसने छोड़ दिया, लेकिन वहां पे इंटेंशन क्या था, वहां पे इंटेंशन तो यही था ना कि वो एक लड़की है। तो उस जगह जब आप उस मूवी को देखना हो तो देखना, उस मूवी में उस इंटेंशन की डेफिनेशन को क्लियर किया गया। अब देखो, देखो सब समझना, देखो यहाँ दोनों चीजें आएगी कि वेयर एवर अ पर्सन कॉजेज एन इफेक्ट,
एक पर्सन काम करता है विद इंटेंशन, मन से, इंटेंशन कॉज कर रहा है, नोइंगली, रीजन टू बिलीव इट इज लाइकली टू बी कॉज, और उसको पता है कि ऐसा हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? वॉलंटरी। वॉलंटरी की उसके अंदर सिर्फ यही नहीं लिख सकते कि केवल इंटेंशन मैंने ऐसा किया। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग ए रॉबरी एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन, कि उसने रॉबरी को कॉज करने के मकसद से एक घर में आग लगाई, लेकिन उसने क्या कर दिया? 2 लोगों की डेथ कर दिया, 1 लोगों की डेथ। हियर ए may not have intended to cause death, यहाँ पे ए का जो उद्देश्य था वो डेथ करने का नहीं था, एंड मे इवन भी सॉरी, और वो दुखी भी है कि यार मैंने डेथ करने का तो मेरा उद्देश्य नहीं था, दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड, कि डेथ हो गई, yet if he knew that he was likely to cause death he has caused death voluntarily। एक बार हैंड रेज कर दो कि चाहे यहाँ पे सामने से वो मना कर रहा है, चाहे वो यहाँ से सामने से मना कर रहा है कि मेरा उद्देश्य, मेरा इंटेंशन डेथ करने का नहीं था, लेकिन उसको पता है, ही हैज ए नॉलेज दैट इट विल लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि उसने डेथ वॉलंटरीली करी है। क्या करी है? वॉलंटरीली करी है। और सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ए इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर, जो भी है, इन अ नैरो लेन, संकुचित लेन में वो 80 किलोमीटर पर घंटे या जो भी की रफ्तार से क्या कर रहा है? वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। रिस्क आर दैट समवन माइट गेट हर्ट एंड समवन डाइड, इट विल कंसीडर एज ए हैज वॉलंटरीली डन दिस एक्ट। तो क्यों बोला कि एक तो उसने इंटेंशनली कॉज किया है, ये भी वॉलंटरी की डेफिनेशन में आता है, और ही इज नोइंगली, he has knowingly reason to believe कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी वॉलंटरी की डेफिनेशन में आता है। ऑफेंस की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय कोड, दिस कोड और एनी एक्ट, उसे कहते हैं ऑफेंस, और हम ऊपर पहले ही 4 स्टेजेस में ऑफेंस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार बस ये तो छोड़ो, फालतू की डेफिनेशन है। लोकल लॉ स्पेशल लॉ आप खुद ही पढ़ लेना। लोकल लॉ मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कवर करते हैं, मान लीजिए लोकल लॉ राजस्थान, मतलब इंडिया में भी किसी राजस्थान के लॉज है, पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं, वो होता है लोकल लॉ। और स्पेशल लॉ किसी पर्टिकुलर एक्ट्स पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज है, तो वो स्पेशल लॉ है। बस ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू।